दोस्तों, आपने ये लाइन अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो जरूर सुनी होगी कि अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने वो प्रॉपर्टी सेल ना की होती तो आज हम करोड़पति होते, या फिर अगर हमारे पेरेंट्स ने उस वक्त वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली होती तो आज वो लाखों करोड़ों की होती। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा रियल एग्जाम्पल अभी भी हमारे सामने है। अगर आपने 20 साल पहले एनवीडिया में सिर्फ $1000 इन्वेस्ट किए होते तो सितंबर 2025 तक वो इन्वेस्टमेंट $1 मिलियन से ज्यादा की हो जाती। जी हाँ, $1 मिलियन। और इसकी वजह यह है कि एनवीडिया दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जिसने $4 ट्रिलियन के मार्केट कैप को क्रॉस किया है। Amazon, गूगल और इन सब नामों से भी बड़ी जो आपके जहन में आ रहे हैं। जून 2023 में एनवीडिया ने $1 ट्रिलियन को टच किया था और सिर्फ 2 साल बाद जुलाई 2025 में 4 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया है। सिर्फ 2 साल में इतनी ग्रोथ दुनिया की किसी कंपनी ने आज तक नहीं की। एनवीडिया का मार्केट कैप इतना बढ़ चुका है कि दुनिया के ज्यादातर मुल्कों की टोटल जीडीपी भी इससे कम है। सिर्फ अमेरिका, चाइना और जर्मनी ऐसे मुल्क हैं जिनकी जीडीपी इससे ज्यादा है, बाकी सब इस कंपनी से पीछे हैं। सोचिए, अगर एनवीडिया एक मुल्क होता तो उसकी जीडीपी इतनी बड़ी होती कि दुनिया में अमेरिका, चाइना और जर्मनी के बाद चौथे नंबर पर आता। कुछ एक्सपर्ट्स तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक एनवीडिया $10 ट्रिलियन के मार्केट कैप को क्रॉस कर सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर वो कौन है जिसने ये एम्पायर खड़ा किया। एक बच्चा जो ताइवान में पैदा हुआ और कभी रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करता था, उसने कैसे वो इंजन बनाया जो आज पूरी एआई रेवोल्यूशन को पावर दे रहा है। दोस्तों, ये कहानी है एनवीडिया के राइज की और कैसे एक बोल्ड विजन ने न सिर्फ एक कंपनी बल्कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का नक्शा ही बदल के रख दिया। दोस्तों, एनवीडिया की कहानी शुरू करने से पहले आइए बात करते हैं उसके फाउंडर जेनसन हुआंग के बारे में। हुआंग 1963 में ताइवान में पैदा हुआ। उसका बाप एक ऑयल रिफाइनरी में केमिकल इंजीनियर और माँ एक स्कूल टीचर थी। सिर्फ 5 साल की उम्र में वो अपने वालिद की नौकरी के बायस थाईलैंड चला गया और तकरीबन 4 साल वहां रहा। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। मुल्क में बढ़ती हुई बेचैनी और सोशल अनरेस्ट की वजह से उसके पेरेंट्स ने फैसला किया कि बेटों को अमेरिका भेज देना चाहिए। और यूं सिर्फ 9 साल की उम्र में जेनसन और उसका बड़ा भाई अमेरिका चले गए। वहां वाशिंगटन में अपने एक अंकल के पास जाकर रहने लगे। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। कभी डिशवॉशर, कभी बस बॉय और कभी वेटर बनकर दिन रात मेहनत की। कई साल तक ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स में वो रात भर प्लेटें धोता रहा ताकि अपनी पढ़ाई और जिंदगी के एक्सपेंस पूरे कर सके। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जेनसन सिलिकॉन वैली आ गया। यहाँ आकर उसने AMD में जॉब शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद वो ये जॉब छोड़कर LSI लॉजिक कॉर्पोरेशन में चला गया। यहाँ पर उसकी मुलाकात क्रिस मेलाकॉस्की और कर्टिस प्रियम के साथ हुई, जो एक ग्राफिक्स एक्सीलेटर कार्ड पर काम कर रहे थे। तीनों ने मिलकर 1989 में यह ग्राफिक्स एक्सीलेटर कंप्लीट किया, जिसका नाम GX ग्राफिक्स इंजन रखा गया। ये चिप खास तौर पर LSI के क्लाइंट सन माइक्रोसिस्टम के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, ये ग्राफिक्स एक्सीलेटर एक जबरदस्त फाइनेंशियल सक्सेस साबित हुई, जिसके नतीजे में सन माइक्रोसिस्टम का रेवेन्यू $262 मिलियन से बढ़कर $656 मिलियन तक पहुंच गया। इस कामयाबी के बाद जेनसन हुआंग को LSI की कोर वेयर डिवीजन का डायरेक्टर बना दिया गया और इसी दौरान उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री भी कंप्लीट की। दोस्तों, ये 90s का जमाना था। कंप्यूटर तेजी से आम होना शुरू हो गए थे, लेकिन उस वक्त ज्यादातर कंप्यूटर सिर्फ बेसिक कामों के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसे टाइपिंग या अकाउंटिंग। मगर जेनसन का मानना था कि ग्राफिक बेस्ड कंप्यूटिंग से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ये सिर्फ गेम्स या पिक्चर तक महदूद नहीं, बल्कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो ट्रेडिशनल जनरल पर्पस कंप्यूटिंग कभी नहीं कर सकता। इसी विजन के साथ 1993 में जेनसन ने क्रिस और कर्टिस के साथ मिलकर एनवीडिया की बुनियाद रखी। शुरू में उनका मकसद सादा था, ऐसी 3D ग्राफिक्स प्रोसेसर बनाना जो उस वक्त तेजी से बढ़ती हुई PC गेमिंग मार्केट को बदल डालें। तो दोस्तों, 1995 में एनवीडिया ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, NV1। मगर ये एक फ्लॉप साबित हुआ क्योंकि ये बहुत महंगा और कॉम्प्लिकेटेड था और ज्यादातर PC गेम्स में इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। लेकिन जेनसन और उसकी टीम ने हार नहीं मानी
इस बार उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, प्योर 3D ग्राफिक्स। और 1997 में एनवीडिया ने लॉन्च किया रीवा 128। इस बार इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो भी किया गया था, जिसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 4 महीनों में 10 लाख से ज्यादा यूनिट सेल हुए। तो दोस्तों, इसके बाद एनवीडिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1999 में एनवीडिया ने लॉन्च किया GeForce 256 और जेनसन ने इसे एक बोल्ड नाम दिया, दुनिया का पहला GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि पहली बार एक ही चिप वो काम कर सकती थी जो पहले कई प्रोसेसर मिलकर करते थे। ट्रांसफॉर्म और लाइटिंग, कॉम्प्लेक्स 3D इफेक्ट, हाई स्पीड रियल टाइम रेंडरिंग। GeForce 256 15 मिलियन पॉलीगॉन्स पर सेकंड प्रोसेस कर सकता था। गेमर्स के लिए ये एक नई दुनिया थी, लाइफ लाइक 3D वर्ल्ड्स, और इतनी स्मूथ परफॉर्मेंस जितनी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो दोस्तों, इस कार ने पूरी इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर दिया। GPU का लफ्ज़ क्रिएट करके एनवीडिया ने अपने तमाम कंपटीटर से खुद को अलग कर लिया था और गेमर्स ने इसे बहुत पसंद किया। और अचानक एनवीडिया एक आम चिप कंपनी से बढ़कर ग्राफिक्स कंप्यूटिंग का लीडर बन गया। GeForce 256 ने एनवीडिया को PC ग्राफिक्स का किंग बना दिया और 2000 की गेमिंग रेवोल्यूशन का रास्ता भी खोल दिया। साल 2000 के शुरू होते ही एनवीडिया गेमिंग ग्राफिक्स का किंग बन चुका था। GeForce सीरीज इतनी फेमस हो गई थी कि हर PC गेमर्स के लिए ये एक हाउस होल्ड नेम बन गया था। जेनसन के लिए कामयाबी का मतलब सिर्फ गेमिंग तक महदूद रहना नहीं था। इसका ख्वाब था कि GPUs को एक ऐसी ताकत बनाया जाए जो दुनिया के हर बड़े प्रॉब्लम को हल कर सके। तो दोस्तों, इसलिए 2006 में एनवीडिया ने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की, CUDA। अब ये नाम थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, लेकिन अगर आसान अल्फाज में कहें तो CUDA से पहले GPUs बस वीडियो गेम्स को बेहतर ग्राफिक्स देने के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन 2006 में CUDA ने सब कुछ बदल दिया। एनवीडिया ने GPU को एक ऐसे टूल में बदल दिया जिसे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हर किस्म के बड़े मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। आइए एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक मैथ की प्रॉब्लम है। CPU इसे ऐसे हल करता है जैसे एक आदमी अकेला बैठकर सवाल को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हो। लेकिन CUDA ऐसे है जैसे एक हाल में 1000 लोग बैठे हों, सबको प्रॉब्लम का छोटा सा हिस्सा मिला हो और सब एक साथ इसे हल करें, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जवाब बहुत तेजी से चंद लम्हों में ही मिल जाता है। दोस्तों, शुरू में किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया था। वॉल स्ट्रीट को लगा कि ये बस एक डिस्ट्रक्शन है, आखिर कोई ग्राफिक कार्ड को साइंस के लिए क्यों इस्तेमाल करेगा। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने CUDA पावर GPUs को हर चीज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने देखा कि GPUs सिर्फ ग्राफिक के लिए नहीं, बल्कि इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं जो आम कंप्यूटर के लिए तकरीबन नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर मेडिकल रिसर्च में GPUs ने DNA को तेजी से मैप करने में साइंटिस्ट की मदद की। इससे जेनेटिक्स को स्टडी करना और बीमारियों के खिलाफ रिसर्च और भी आसान हो गई। वेदर फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर्स में जब ये GPU इस्तेमाल किए गए तो क्लाइमेट पैटर्न्स को हैरत अंगेज एक्यूरेसी के साथ सिमुलेट करना मुमकिन हो गया। फिजिक्स और स्पेस रिसर्च के अलावा जहां तेल और गैस को तलाश करने के लिए हफ्तों तक मैसिव कैलकुलेशंस की जरूरत होती थी, वहां CUDA GPUs ने सब कुछ बदल दिया। अब वही कॉम्प्लेक्स मैपिंग सिर्फ चंद दिनों में कंप्लीट हो जाती थी। 2020 तक आते आते ये डिमांड आसमान को छूने लगी, खास तौर पर AI मॉडल जैसे ChatGPT के आने के बाद। दोस्तों, आज अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनीज को देखें, चाहे वो OpenAI हो जिसने ChatGPT बनाया, या टेस्ला हो जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स डेवलप कर रही है, या फिर मेटा या गूगल जैसे टेक जायंट्स, सब के सब एक ही चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, एनवीडिया GPUs। क्योंकि AI को ट्रेन करने के लिए ऐसी कंप्यूटिंग पावर चाहिए जो अनइमेजिनेबल है। मिसाल के तौर पर ChatGPT जैसे AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए कई GPUs मिलकर महीनों तक नॉन स्टॉप कैलकुलेशंस करते हैं। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स हर सेकंड कई इमेजेस प्रोसेस करती है, ये भी GPUs के बगैर नामुमकिन है। मेटा और गूगल अपने AI सिस्टम को स्केल करने के लिए एनवीडिया के सुपर चिप्स पर ही चल रहे हैं। आज एनवीडिया के GPUs के बगैर AI इंडस्ट्री का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। यही वजह है कि जेनसन हुआंग को लोग द गॉडफादर ऑफ AI हार्डवेयर कहते हैं। इस वक्त दुनिया के हर बड़े डाटा सेंटर, हर AI लैब और हर सुपर कंप्यूटर के पीछे एनवीडिया का GPU ही है। दोस्तों, अब के पूरी दुनिया
एआई रेवोल्यूशन के पीछे चल निकली है तो एनवीडिया के जीपीयू सबकी पहली चॉइस बन गए हैं और इसका सीधा असर पड़ा कंपनी के स्टॉक पर और एनवीडिया के शेयर्स रॉकेट की तरह ऊपर गए। 1999 में जब ये कंपनी पब्लिक हुई थी तो इसकी वैल्यू सिर्फ चंद $100 मिलियन थी, लेकिन आज ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी है। सितंबर 2025 में एनवीडिया $4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को क्रॉस कर चुकी है और ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल और सऊदी अरामको सब पीछे रह गए हैं। एक कंपनी जो कभी अपने पहले प्रोडक्ट की नाकामी के बाद बंद होने वाली थी, वही दुनिया की पहली $4 ट्रिलियन जायंट बन गई। और इस कामयाबी के पीछे एक शख्स, जेनसेन हुआंग, वो इमिग्रेंट बच्चा जिसने कभी रेस्टोरेंट में बर्तन धोए थे लेकिन ख्वाब हमेशा बड़े देखे थे। उसने जीपीयूज पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आज वही जीपीयूज पूरी दुनिया को बदल रहे हैं।